नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आशा करते हैं देखो आपको जिस योजना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं इसकी जानकारी होगी। सोसाइटी का नाम है विंडसर पैराडाइज 2, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद के अंदर। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की एक स्कीम आई हुई है जिसकी ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज के माध्यम से पहले ही दे दी। ठीक है, काफी टाइम पहले हमने उसका साइट विजिट भी आपको करा दिया था। इस स्कीम से रिलेटेड जो जानकारी थी वो भी हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। इसमें हमने आपको बताया था कि भाई 5,40,000 में 1 आर के मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को, और 10,80 में आपको मिलेगा एलआईजी कैटेगरी वालों को 1 BHK फ्लैट। सारी डिटेल्स हमने बहुत आराम से आपको समझाई थी। उत्तर प्रदेश की टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में ये हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी आप स्क्रीन पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट की ये चलती है एक हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी, जिसके अंडर में प्राइवेट बिल्डर को जितनी भी जमीन उन्होंने खरीदी है जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, उस जमीन में से 10% जमीन जो होती है एलोकेट करनी होती है ईडब्ल्यूएस एलआईजी फैमिलीज के लिए। और ये मैंडेटरी होती है कि ये पॉलिसी फॉलो करना। उसी को फॉलो करते हुए विंडसर पैराडाइज 2 सोसाइटी है राजनगर एक्सटेंशन में, उसमें भी ये स्कीम लॉन्च की गई। उसमें भाई इसका खूब इन्होंने भाई निकाला कि भाई ये फ्लैट निकले हुए हैं इस तरह से, सबसे अच्छे फ्लैट हैं, इतने सस्ते फ्लैट हैं, 5,40,000 में है। लेकिन इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए, काफ़ी लोगों ने मतलब कनेक्ट करके भी हमसे बताया, मतलब एक सवाल पूछा। तो ये वीडियो जो होने वाला है एक सवाल है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये प्राइसिंग जो है, हमने जो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही ली होगी, प्राइसिंग काट के हमने 5,40 से 6,5 के ऊपर दिया। एलआईजी की प्राइसिंग जो 10,80 से बढ़ा के 12,21 को लिखा हुआ है, ठीक है, और 12% जीएसटी। तो ये वीडियो होने वाला है एक सवाल। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर देना, लाइक करके हाइप कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, ताकि ये वीडियो सही इंसान तक पहुंच सके, जो इस वीडियो का जवाब दे सके, जो हमें जो काफ़ी लोगों के दिमाग में जो सवाल घूम रहे हैं उन सब के जो सेटिस्फाइड आंसर वो है प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले जिसको इस स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है हम बता दें, 18 मई 2026 से ये स्कीम चल रही है। और सारा का सारा प्रोसेस इसका ऑफलाइन है। एप्लीकेशन फॉर्म खरीदोगे 17 जून 2026 तक, आप इसमें फॉर्म भर का खरीद के फिल करके डॉक्यूमेंट लगा के इसकी जो वगैरह है वो भर के अप्लाई करके मतलब जमा करा सकते हो फॉर्म, बिल्डर के जो ऑफिस है वहाँ पर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी डिटेल वाली वीडियो में। इसी वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आप वो बाद में देख लेना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा इस वीडियो के थ्रू भी उठाया जा रहा है। देखो ये है डिटेल्स ऑफ द फ्लैट्स की भी, 36 मीटर के और 41 मीटर के ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी में फ्लैट है। ईडब्ल्यूएस जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, एलआईजी जिनकी इनकम 3 से 6 के बीच। 214 फ्लैट है टोटल, 107 ईडब्ल्यूएस के लिए, 107 एलआईजी के लिए। पोस्ट देखो आप यहाँ पे क्या लिखी है, 540, और एलआईजी के लिए लिखी हुई है 10,80,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप देखोगे 54,000 रुपए, जो कि होता है 10% अमाउंट का होता है जो भी पोस्ट होती है फ्लैट की, और 1,08,000 रुपए एलआईजी का। अब इसके नीचे लिख दिया है इन्होंने, प्रभावी जीएसटी अतिरिक्त देय होगा, यानी कि आप समझ लो जीएसटी एप्लीकेबल इन्होंने मेंशन कर दिया क्लियरली पहले ही। ठीक है, अब एक आम आदमी क्या करेगा, एक आम आदमी जिसने फ्लैट पहले किसी स्कीम्स में अप्लाई किया हो वो क्या करेगा भाई, जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म खरीदेगा। फॉर्म खरीद के उसको पता ही है कि भाई इस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं, ये डीडी के माध्यम से जमा होती है, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो वो घर आएगा, फॉर्म भरेगा, डीडी बनवाएगा। कितने का डीडी बनवाएगा, इसमें 54,000 का बनवा लेगा अगर वो ईडब्ल्यू से अप्लाई कर रहा है, इसमें 1,08,000 का बनवा लेगा अगर वो एलआईजी में अप्लाई करता है। लेके चला जाएगा बिल्डर के ऑफिस में, बिल्डर वाले जाते ही बोलेंगे कि आपने ये अमाउंट गलत बनाया है। क्या इसमें क्या गलती हो गई जी, क्लियरली तो लिखा हुआ है ब्रोशर के अंदर कि भाई इतने अमाउंट का डीडी आपका, इतना आपको जो है पे करना है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा कितना जीएसटी है, किसको पे करना है, कब पे करना है। तो पे तो सबको ही करना है लेकिन कब पे करना है ये नहीं लिखा इन्होंने। तो बिल्डर को जो था सारे के सारे डिटेल्स पहले ही मेंशन कर देनी चाहिए थी, ब्रोशर के अंदर बहुत डिटेल में कर देनी चाहिए थी भाई ये जीएसटी आपको पे करना है। और स्पेशल रूप से क्या डिटेल मेंशन करनी चाहिए थी कि भाई 12% तो जीएसटी है ही, एक तो मेंशन करते परसेंटेज की कितना परसेंट आप ले रहे हो जीएसटी। क्योंकि जो दूसरी स्कीम्स भी आई हैं रिसेंट टाइम्स में उसमें आपने देखा होगा 12% कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं लिया गया, किसी भी सोसाइटी ने नहीं लिया, किसी भी बिल्डर ने। इन्होंने ये भी मेंशन करना चाहिए था कि ये 12% जीएसटी जो है, ये देखो एट दी एंड जब आपका फ्लैट निकल जाएगा पूरी कॉस्ट के ऊपर आपका जीएसटी पे करेंगे, वो बाद में ये ले लेते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने 12% जीएसटी ले लिया है। कब, शुरू में ही जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करोगे 10%, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगा के ही पे करना है। अब ये किसी भी इंसान को, एक आम आदमी को कहाँ से पता चलेगा। या तो फॉर्म खरीदते टाइम ही बता दे कि भाई चलो कोई आदमी नहीं पूछ रहा तो वो खुद अपने साइड से बता दे कि भाई ये जानकारी ब्रोशर के अंदर मेंशन नहीं है, इन्हें पता भी नहीं होगी, तो हम अपनी तरफ से सबको बता देते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो उसके अंदर लिखी हुई है वो इतनी नहीं है, आपको 12% ऐड करके तब उसका डीडी बनवा के लेके आना है। नहीं तो आदमी जाएगा वहां पे, वो कह देंगे नहीं डीडी गलत है,
अब वो फिर से वापस आएगा घर पे अपना, बैंक में जाएगा फिर से अगले दिन की छुट्टी लेके, क्योंकि मैक्सिमम लोग जॉब करने वाले होंगे भाई, जो लोग इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, कोई अमीर लोग तो है नहीं, कोई पैसे वाले लोग तो है नहीं, तो हर कोई अपना घर का सपना पूरा करने के लिए इस तरह की स्कीम्स में अप्लाई करता है, और उन्हीं के लिए ये स्कीम जो है गवर्नमेंट लेके आती है। उसने किसी एक दिन छुट्टी लेके फॉर्म खरीदा होगा वहां जाके ऑफिस में, क्योंकि वर्किंग डेज में फॉर्म खरीदा होगा, मान लो मोस्ट संडे को भी मिलता होगा वैसे तो, लेकिन बैंक में गया होगा, फिर डीडी बनवाया होगा, बैंक वर्किंग डेज में काम करते हैं सिर्फ, डीडी के कुछ पैसे भी लगते हैं डीडी बनवाने के भी। अब बिल्डर ने मना कर दिया कि ये डीडी आपने गलत अमाउंट का बनवा लिया, अब दोबारा बनवाओ, अब आप फिर से बैंक में जाओगे छुट्टी लेके, बैंक में जाके वो डीडी कैंसिल करवाओगे, अब फिर से फ्रेश डीडी बनवाओगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपके पैसे भी वेस्ट हुए जो आपने डीडी को बनवाने में लगवाए, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, आपको छुट्टी अलग से लेनी पड़ी, सरदर्दी आपका अलग रहा कि भाई इतने चक्कर कट गए, इतनी टेंशन हो गई आपको अप्लाई करने के लिए, जबकि आपने वो इसी सेम टाइप के स्कीम्स में पहले भी अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद भी आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है विंडसर पैराडाइज 2 के लिए, राजनगर एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर बिल्डर क्लियरली ब्रोशर के अंदर एक पैराग्राफ लगता, 4 लाइनें लगती, सब सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती। ठीक है, अभी ये नहीं बोल रहे हम कि भाई ये गलत है सही है क्या है, ये बस एक सवाल है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अभी जो मेन मुद्दा है अभी वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, ये तो अब दूसरी दिक्कतें हैं जो उसकी वजह से हम लोगों को आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी अथॉरिटी को, जो बिल्डर है उसको मेंशन कर देनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसमें ये कॉस्ट आप देख के चल रहे हैं, आदमी तो देखो एक किसी चीज का एमआरपी होता है, हम एमआरपी देख के माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें इतना चार्ज पे करना है, इसके अलावा हम सोचते हैं कि मोटा मोटा रजिस्ट्री का चार्ज खर्चा आएगा, तो उसके हिसाब से हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटा मोटा खर्चा नहीं है, ये खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। एमआरपी 540 दिखाया, 1080 दिखाया, लेकिन एक्चुअल में जो एमआरपी निकल के आएगा वो आपका 12% जोड़ के आप ऐड करके मानो ना, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका पड़ेगा 6,04,800 रुपये। काफी लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि यार 60,000 की तो डिफरेंस है, 60,000 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए वो भारी पड़ सकता है। उसने 540 के हिसाब से माइंड मेकअप किया होगा अपना कि 540 का मुझे जुगाड़ करना है, बाद में पता चल रहा है कि नहीं यार 60,000 65,000 रुपये का और जुगाड़ करना है मुझे। इसके बाद एलआईजी वालों की बात करोगे, वो 1080 से सीधा चले जाते हैं 12,10,000 रुपये में। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक ठाक डिफरेंस है, काफी फैमिलीज को, इस कैटेगरीज के फैमिलीज को ठीक ठाक अफेक्ट वो कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें पहले क्लियर हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता। तो ठीक है, अब आप अपने माइंड में सोच लेना कि आपका जो फ्लैट का जो बेसिक प्राइस है वो 540 1080 नहीं है, 6,05,000 और 12,10,000 रुपये आपको है जो उसका पे करने हैं, और ये भी लास्ट पेमेंट नहीं है कि यही खर्चा है। इसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं, जो कि ऑलरेडी बिल्डर ने, अच्छी बात है कि क्लियरली मेंशन कर दिया है ब्रोशर के अंदर, जो कि टोटल जोड़ के पड़ते हैं लगभग 1,35,000 रुपये एल आई जी के लिए, 1,34,000 रुपये ईडब्ल्यू एस के लिए। 1,000 का डिफरेंस सिर्फ आपका यहीं पे आता है इस वाले चार्ज में। ठीक है, बाकी चार्जेस आप स्क्रीन जो है पोज करके भी देख सकते हैं। ये तो हो गई कॉस्टिंग से रिलेटेड बात, लेकिन जो मेजर मुद्दा है जिसके लिए लोगों ने सवाल किए, हमसे भी पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उनके मन में दुविधा है कि भाई ये मतलब उनको ये पहले देखने को नहीं मिला किसी भी स्कीम्स में, तो इस स्कीम में ऐसा क्या है, वाई 12% जीएसटी, जीएसटी 12% क्यों है। देखो अगर कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, देखो हम और आप लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है जीएसटी रेजिम को लेके कि जीएसटी कैसे काम करता है, टैक्स तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर आप में से कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें और मतलब हम सबको जरूर बताना कि भाई ये किस रूल के हिसाब से इस ऐसा किया जा रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या कौन सा जीएसटी रेजिम इसमें फॉलो होना चाहिए। अगर कोई भी, जैसे हम और आप में से कोई भी जो नॉर्मल आदमी है, एक नॉर्मल एप्लीकेंट है, अगर सर्च करता है गूगल में कि भाई जीएसटी इन रियल एस्टेट सेक्टर जो अभी करंट में चल रहा है, अगर सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या दिखाता है गूगल भी एआई के माध्यम से, कि भाई दो कैटेगरीज हैं, एक 1% है, एक 5% है। 1% है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग वालों को पे करनी है, और 5% पे करना है जो कि नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाते हैं, जिस लग्जरी हाउसिंग हम बोल देते हैं। अफोर्डेबल में 1% आ जाता है, जिनका एरिया देखो 60 मीटर, अफोर्डेबल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, 60 मीटर से छोटे जो मकान है, या 90 मीटर जो नॉन मेट्रो सिटी में होगा तो 90 मीटर का एरिया हो जाता है, कॉस्ट 45 लाख से कम है, तो हम तो ये स्कीम में तो जो फ्लैट निकले हुए हैं बहुत ही कम कॉस्ट के हैं, तो वो सीधा सीधा अफोर्डेबल कैटेगरी में चले जाते हैं। अदर बिल्डर्स की जो स्कीम्स आई हैं पास्ट में, जैसे प्रतीक ग्रैंड सिटी हो गया, एसडीसी खराइट हो गया, या फिर आपका जो समृद्धि होम्स हो गया वेब सिटी के अंदर, और ऐसे न जाने कितने स्कीम्स पास्ट में आ चुकी हैं, सबके सब में 1% वाला रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि प्रतीक ग्रैंड सिटी में भी आप देख सकते हो एसडीसी खराइट की जो सोसाइटी, 1% का जो रूल है वो वहां पर पे किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12% लिया जा रहा है।
1% अफोर्डेबल कैटेगरी के लिए रूल चल रहा है करंट में, और नॉन अफोर्डेबल वाले में 5% है। वो जो 12% आप देखोगे सबसे नीचे लिखा हुआ कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी कि अगर अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ता है। चलो ठीक है ना, हमें गूगल ने बता दिया, लेकिन हम गूगल के ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते एकदम से कि भाई, कि हमें पूरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हम नहीं हैं। ठीक है, उसने एक जनरल आंसर हमें देता है जो गूगल। अगर हम सर्च करते हैं कि भाई 12% जीएसटी इन रियल एस्टेट, तो भाई ये इसमें आपको एक लाइन देखने को मिलेगी इन रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें लिखा तो वही है कि भाई ये 12% जीएसटी जो है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स के साथ है, इज प्राइमरीली एप्लीकेबल टू द अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो कमर्शियल के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको, फॉर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाइक दिस रेट अप्लाइज स्ट्रिक्टली टू द स्पेसिफाइड गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर ऐसा होता तो फिर सारे बिल्डर इसको 12% लेके चलते कि भाई अगर इस तरह की स्कीम्स में जो जीएसटी है वो 12% लिया जाएगा, तो फिर सबके सबको फॉलो करते वो, कोई भी क्यों 1% वो करता। और हम ये भी नहीं बोल रहे कि भाई इसमें बिल्डर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, बिल्डर भी क्यों धोखाधड़ी करेगा, क्योंकि जीएसटी जो है जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो बिल्डर को हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्डर कोई बीच में फायदा उठा रहा है या कोई हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी हमारा कहना नहीं है। बस एक डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा है। अगर हम बात भी करते हैं बिल्डर की टीम से भी कि भाई ऐसा 12% चार्ज क्यों लिया जा रहा है, बाकी सब लिया जा रहा, अब हम एक्सपर्ट की तरह तो एडवाइस उनसे ले नहीं सकते, मतलब एक्सपर्ट की तरह उनसे हम बात तो कर नहीं सकते कि भाई ऐसा क्यों है और हम समझ जाए उनकी सारी बातें। तो देखो बिल्डर की टीम भी यही बोलती है। देखो एक तो ये जो इसमें एक खास बात हो रहा है, हाँ एक और, जैसे जो प्रोजेक्ट होता है कंप्लीटेड, यानी कि जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट होता है उसमें 0% लिया जाता है, यानी कि उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब जो वो बिल्डिंग बनी हुई है, मान उसको बिल्डर बताते हैं कि भाई उसमें छोटा मोटा काम बचा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी एज ए अंडर कंस्ट्रक्शन ही कंसिडर हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो 1% उसमें होना चाहिए जीएसटी। लेकिन साथ के साथ बिल्डर ये भी बोलते हैं कि हम अपने मन से नहीं कि भाई ऐसे उठे और अपना हम अपने मन से 12% जीएसटी अप्लाई कर दिया और आपसे मांगना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो भी अपने प्रोफेशनल जो उनके जो सीए की टीम है उनकी उसके एडवाइस पे ही वो चल रहे हैं। तो वो सीए की एडवाइस से चल रहे हैं तो हम उनके ऊपर ही सवाल नहीं कर सकते कि जब सीए ही उनको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई 12% जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो शायद होगा, लेकिन किस तरह होगा वो डाउट बना हुआ है कि क्यों ये 12% लिया जा रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल में 1% है और 5% अभी मार्केट में चल रहा है। लेकिन जो ये रूल आया है 1% और 5% वाला जीएसटी का, ये आया है 2019 के बाद। और जो ये प्रोजेक्ट है ये रजिस्टर्ड हो गया था रेरा में 2017-18 के आसपास में ही, तो 2019 के पहले ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हो गया था। तो अगर आप सर्च करोगे जीएसटी इन रियल एस्टेट 2018 या 17 करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि उस टाइम पे स्टैंडर्ड रेट चलता था जीएसटी का जो कि था 12%। ठीक है, तो अगर ये स्कीम उस टाइम पे निकली होती, इस टाइम पे ये स्टैंडर्ड वाला रूल चलता था 12% वाला, तो ठीक है भाई सीधा सीधा मार्केट में सबको पता है कि 12% यहाँ पर पे करना है, कोई सवाल जवाब होते ही नहीं। लेकिन अभी चल रहा है 2026। अब 2026 में ये प्रोजेक्ट निकाला गया है, बेशक ये उस टाइम पे रजिस्टर हो गया हो, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया हो, लेकिन बेचने के लिए अब निकाला गया है। तो क्या इसमें उस टाइम का रूल एप्लीकेबल होगा, 8 साल 7 साल पुराना, 7-8 साल पुराना, या फिर आज का जिस डेट में जिस ईयर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, बेचने के लिए निकाला गया है मार्केट में, उस टाइम पे जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं टैक्सेशन के, वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को कोई भी एक्सपर्ट देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये 12% ओके है कि नहीं ओके है, क्योंकि काफी लोग इसके लिए लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। अब हमें भी इसके बारे में एकदम 100% श्योरिटी के साथ कोई जवाब हमारे पास नहीं है। आप में से काफी लोगों ने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी जमा कर दिए हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है स्कीम को चले हुए, कम से कम 20 दिन के आसपास हो चुके हैं स्कीम ओपन हुए। तो काफी लोगों ने इसमें अपना जो आस्किंग अमाउंट, मतलब जो बिल्डर ने पूछा है अमाउंट के लिए, वो विद जीएसटी सब पे भी कर दिया है इसके अंडर में। तो इसमें नीचे भी आप देखोगे, देखो जो नीचे वाला जो सबसे नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, जब आप 2018 करके सर्च करोगे, कोई 2019 के बाद जो है सिग्निफिकेंटली रेट्स में चेंजेस आए थे, 1% और 5% जो कर दिए गए। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो हमें सबको क्लियर जरूर करना कि ये जीएसटी वाला क्या फंडा है। काफी लोगों के दिमाग में ये क्यों मतलब खटक रहा है कि 12% जीएसटी लिया जा रहा है, और ये शुरू से ही लिया जा रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन अमाउंट से लिया जा रहा है। तो बिल्डर को ये तो खासकर मेंशन कर देना चाहिए था कि चलो 12% है कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट पर भी 12% पे करना है। रिफंड जो मिलेगा आपको ऑब्वियसली वो आपको विद जीएसटी के साथ ही मिलेगा, वो तो बिल्डर ने क्लियर किया ही है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका फ्लैट नहीं निकला तो आपको 12% पैसे रख लिए जाएंगे, जीएसटी कट जाएगा। जीएसटी नहीं कटेगा, आपका जितना आप 100% अमाउंट जमा करवाओगे बिल्डर के अकाउंट में डीडी के थ्रू, वो आपको रिफंड हो जाएगा।
जब ड्रॉ हो जाएगा उसके 1 महीने के बाद। ठीक है, ये तो बिल्डर ने पहले ही क्लियर कर दिया। दूसरा ये है कि आप अगर आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले से ही देख लेना डीडी अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो कितना अमाउंट आपको डीडी यहाँ पर बनवाना है। 54,000 और 1,08,000 का मत बनवाना। ईडब्ल्यूएस के केस में बनेगा 12% रुपीज ऐड करके, जो कि 60,480 रुपये का बनेगा। और एलआईजी के लिए बनेगा 1,20,960 रुपये का। एक बार आप खुद से भी कैलकुलेट कर लेना फॉर श्योरिटी। ठीक है, और देखो ये सवाल का एक फॉर एन एग्जाम्पल एक आपको समझाते हैं। देखो अभी इंडियन रेलवे में देखो रेलवे की कुछ वाटर बॉटल्स होती है जो बिकती है, रेल नीर करके बिकती है। ठीक है, उसका एमआरपी पहले हुआ करता था भाई 15 रुपये। ठीक है, 1 लीटर के साथ वो बोतल होती थी पानी की, 15 रुपये उसका रेट होता था। बाद में गवर्नमेंट ने उस रेट को कट डाउन करके 1 रुपये से घटा दिया और उस रेट को कर दिया 14 रुपये। लेकिन मार्केट में अभी भी वो बोतलें थी, मतलब ऐसा नहीं था कि सारी की सारी जो बोतल थी 15 रुपये एमआरपी वाली वो सब की सब बिक गई थी, वो बिकी नहीं थी, बहुत सारी बोतलें स्टॉक बचा हुआ था। लेकिन जब ये रूल आया कि भाई 14 रुपए की बोतल खरीदी गई है तो जो वो बोतल थी 15 रुपए एमआरपी वाली वो भी अब 14 रुपए में ही बेची जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अब जो रूल आ गया है उसके बाद बेची जा रही है। बेशक उसके ऊपर एमआरपी 15 रुपए हो, लेकिन जो रूल फॉलो होगा उसके ऊपर, जो रूल अब करंट में चल रहा है यानी कि जिस टाइम में उसको बेचा जा रहा है वो वाला रूल एप्लीकेबल उसके ऊपर किया रेलवे ने भी। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए था, डायरेक्ट कनेक्शन इसका नहीं हो सकता रियल एस्टेट के साथ। तो जो भी है इसका कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके हमें क्लियर कर दें। या जितने लोगों के मन में ये डाउट है हम सबको क्लियर हो जाएगा कि भैया 12% जीएसटी क्यों चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो अमाउंट है सिग्निफिकेंटली अमाउंट भी जो फ्लैट्स का है वो भी बढ़ रहा है। आपको हमने ऑलरेडी शुरू में वीडियो के दिखा दिया कि पोस्ट बेसिक पोस्ट कितनी इसकी हो जाती है। ठीक है, बस यही था इस वीडियो में डिस्कशन के लिए कि भाई 12% का जो मुद्दा है 12% जीएसटी का, और वो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट से स्टार्ट करके, ये क्या सही है क्या ये गलत है। तो ये वीडियो है एक सवाल आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना जितना हो सके, और अगर आपके पास जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे शेयर जरूर करना हम सभी के साथ। हम आपका जो कमेंट होगा को पिन कर देंगे ताकि ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके जो कमेंट के थ्रू आएगी वो सब तक पहुंच सके। बाकी अगर इस स्कीम की जानकारी नहीं है, साइट विजिट नहीं किया है, मतलब नहीं देखा है आपने, तो वो वीडियोज भी आप देख लेना। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में नई स्कीम की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।